ये लड़का तो बस 2 हफ्ते पहले बॉक्सिंग शुरू करने के बावजूद प्रोफेशनल बॉक्सर्स का मजाक उड़ाता फिरता है। कोई भी रयू की स्पीड और एजिलिटी का मुकाबला ही नहीं कर पाता। उससे उम्र में बड़े और एक्सपीरियंस बॉक्सर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते। रयू लोकल कोच को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो एक वर्ल्ड फेमस कोच के को बुलाता है, जिसने दुनिया के 5 टॉप बॉक्सर्स को ट्रेन किया है और अब अपने आखिरी डिसाइपल की तलाश में घूम रहा है। कि इस लड़के को ध्यान से देखता है, उसकी हर छोटी सी मूवमेंट को इवैल्यूएट करता है और तभी उसे साफ दिख जाता है कि उसका गॉड गिवन टैलेंट उन सब से कहीं आगे है जिन्हें उसने पहले ट्रेन किया था। उसकी हर मूवमेंट नेचुरल है, उसका अपना अलग स्टाइल है। मतलब साफ है, रयू में अगले चैंपियन बनने के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन उसकी दिखावा करने की आदत और प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी उसे एक उससे कहीं बड़े और ताकतवर अपोनेंट के खिलाफ जीतने नहीं देती और आखिर में वही बड़ा आदमी मैच जीत जाता है। तभी केको बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो खिड़की से झांकता है और देखता है कि कुछ बुलीज एक अकेले उदास से लड़के को पीट रहे हैं और वो लड़का जरा भी पलटकर वार करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस एक के बाद एक पंच खाता जा रहा है। और तभी के एक ऐसी चीज नोटिस करता है जो उसे अंदर तक हिला देती है। क्या ये कैसे हो सकता है? वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उस लड़के ने हर पंच को साफ साफ आते हुए देखा, लेकिन डॉज करने की कोशिश ही नहीं की। के नीचे आता है, लोकल कोच उन बुलीज को सबक सिखाने लगता है और के उस लड़के से सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुमने पंचेस डॉज क्यों नहीं किए? वो बस ठंडे लहजे में कहता है कि उसका मन नहीं था और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी के तय करता है कि उसे इस लड़के को टेस्ट करना ही होगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपना सबसे तेज और बेहतरीन पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उस पंच को साफ देख लेता है और ऐसे डॉज करता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। कोच के सन्न रह जाता है। उम्र भले बढ़ गई हो, लेकिन आज तक किसी ने उसका वो पंच डॉज नहीं किया था और इस लड़के ने इतनी आसानी से कर दिया। इसका मतलब है कि उसके पास सच में गॉड टियर टैलेंट है। कि इतना लिमिटलेस पोटेंशियल कैसे जाने दे सकता है। वो उसे बॉक्सिंग सिखाने का ऑफर देता है, लेकिन वो उदास लड़का बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखता। वो तो ये भी सोच रहा है कि लोगों को मारने में भला मजा ही क्या है। कोच के समझ जाता है कि इस लड़के में डोमिनेंस की वो नेचुरल हंगर ही नहीं है जो इंसानों में होती है। जिम में देखा गया सफेद बालों वाला टैलेंटेड पंक बिल्कुल इसका उल्टा था। के जवाब देता है कि हाँ, दूसरों को मारने में मजा आता है। किसी इंसान को पंच करना एक अजीब सा मीनिंग देता है और हर कोई उस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। फिर कोच के उसे अपना पहला बॉक्सिंग लेसन दिखाता है, एक सिंपल 1-2 जैब, और उसे 30 दिन का टाइम लिमिट देता है ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। वो उदास बच्चा बस कंधे उचकाकर चला जाता है। लोकल कोच हैरान है, आखिर के ने उस लड़के में ऐसा क्या देख लिया। तब के समझाता है कि वो हमेशा अपने गट फीलिंग पर भरोसा करता आया है। वही एहसास उसे अपने 5 चैंपियंस के बारे में हुआ था और रयू के बारे में भी। लेकिन ये उदास लड़का, ये तो बिल्कुल अलग ही जानवर है। बस एक नजर उस पर डालते ही के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी, डर की सिहरन। उनकी मुलाकात के बाद भी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों में वो नजर जब बुलीज उसे पीट रहे थे, वो बोर दिख रहा था। इसलिए के ने पीछे से अपना सबसे ताकतवर पंच फेंक कर टेस्ट किया, लेकिन उस बच्चे ने पहले ही उसकी फिस्ट को आते देख लिया और आराम से स्लिप कर गया। उसने कोई मिरेकल या एनिमल इंस्टिंक्ट से डॉज नहीं किया था। वो इतनी प्रिसिशन और ग्रेस से हिला जैसे उसे पहले से पता हो कि पंच आने वाला है। के ने अपनी जिंदगी में अनगिनत जीनियसेस देखे हैं, पर उसके जैसा कोई नहीं। तुम सोच सकते हो कि वो बस फास्ट रिएक्टर है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह उसने के का पंच डॉज किया, उससे लगता है जैसे उसके लिए टाइम अलग स्पीड से बहता हो। मतलब साफ है, वो इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। अगले दिन स्कूल में जय कुछ बुली से पिट रहा है। वो एक सीधा सादा नर्ड लड़का है जो फिलहाल रयू की सीट सर्व कर रहा है। सफेद बालों वाला पंक अब एस्टैब्लिश्ड बुली बन चुका है जो जिम भी जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक। रयू अपने गुनीज की तारीफों में डूबा रहता है, जो उसे हीरो मानते हैं और कहते हैं कि वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंटी हुई है, कमजोर लोग जैसे ये मिस्ट्री बॉय और उसका नर्ड दोस्त, और ताकतवर लोग जैसे बकुगों का दूसरा कजिन रयू। ये पंक्स चलते चलते हमारे लड़के को कैजुअली फेड चेक दे देते हैं। उनका मेन फोकस तो जय को तंग करना है, बेचारा जो रोज पिटता है।
लंच टाइम में वो उसकी बॉल में गंदी कैंडीज फेंक देते हैं और उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर करते हैं। जय तो लेवल 1 स्टिकमैन है, उसे मानना ही पड़ता है। बाद में उसकी हालत जैसे अंदर से टूट गया हो। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, जय और वो मिस्ट्री इंट्रोवर्ट प्रोमैक्स साथ बैठे रहते हैं क्योंकि दोनों को लूजर समझा जाता है। जय हैरान है, वायु के पास कमाल की फिजिकल एबिलिटी है, फिर भी वो बॉर्डम की वजह से खेलता नहीं। फोर आइज उससे उसका पैशन पूछता है, लेकिन जितना वो याद कर पाता है, वायु ने कभी कुछ बनने के बारे में सोचा ही नहीं। वो बस चिल करते हुए जिंदगी जी रहा है, किसी चीज की परवाह नहीं। वायु भी जय से वही सवाल पूछता है और जय कहता है कि वो अपने पिता के फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहता है। दोनों हंसते बातें करते हैं, लेकिन रयु ये देखकर चीख जाता है कि नर्ड किसी के साथ खुश कैसे हो सकता है। वो गुस्से में बॉल उठाकर जय की तरफ फेंकता है, लेकिन सबकी आंखें फटी रह जाती है जब वायु उसे आसानी से पकड़ लेता है। प्रॉब्लम चाइल्ड और फ्रीकाज़ॉइड रयु भड़क उठता है। उसका गुस्सा चेहरे पर साफ दिख रहा है और वो सिर्फ इतनी हिम्मत दिखाने पर किसी को भी थप्पड़ जड़ सकता है। वो वायु की आंखों में डर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वायु उसे बस एक में एक्सप्रेशन के साथ देखता है, जैसे उसे उसकी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जय की बात करें तो वो चुपचाप अपने पिता की तरह बॉक्सर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। उसके पिता उसके लिए साहस की मिसाल है, फिर भी उसके अंदर कहीं न कहीं ये कसक है कि उसने अपने दोस्त को निराश किया है क्योंकि वो रयु का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर बजट बकुगो ही तो उसका सबसे बड़ा डर है, जो उसे हर पल लूजर जैसा महसूस कराता है। जय अपने कमरे में अकेला बैठा उदास होकर सोचता है, क्या वो सच में उस अजय दुश्मन को हरा सकता है? उसके लिए साफ है कि रयु की ताकत असाधारण है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि सफेद बालों वाला वो पंख अपने से कहीं भारी वेट क्लास के लड़कों को कैसे खिलौने की तरह तोड़ देता है, जैसे वो उनसे खेल रहा हो। फोर आइज के मन में बैठ गया है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। सलाह पाने के लिए जय अपने पिता के पास जाता है, जो अपने समय के बॉक्सर रह चुके हैं। वो पूछता है, अपने से ज्यादा ताकतवर अपोनेंट को कैसे हराया जाए? उसके पिता बताते हैं कि उनके दौर में जीतने के लिए बॉक्सर के दिल में सब कुछ झोंक देना पड़ता था। यही फर्क था एमेच्योर और प्रोफेशनल में। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कई बार वो खुद भी मजबूत अपोनेंट के सामने डर से कांप उठे थे। उन पलों में उनके जैसे प्रोफेशनल को भी पीछे हटना पड़ा और पिटना पड़ा। कभी कभी हार मान लेना और सरेंडर कर देना पिटाई खाने से बेहतर लगा। मगर असली बात यह है, एक बार बॉक्सर गिर जाए तो सब खत्म हो जाता है। जय के पिता समझाते हैं कि सबसे जरूरी चीज है हर हाल में दोबारा उठ खड़ा होना। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि बाकी हालात में इंसान को भाग जाना चाहिए ताकि वो पकड़ा ही न जाए। लेकिन हिम्मत हर इंसान में काबिले तारीफ है, चाहे वो बॉक्सर हो या नहीं। जय अपने पिता की बातों में सुकून पाता है और सो जाता है। अब नजरिया वायु पर शिफ्ट होता है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। तभी उसका सामना फिर से रयु से हो जाता है। रयु बदला लेने आया है, यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंच गया। वायु को सबक सिखाने के लिए वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे फाइट के लिए उकसाता है। वायु की वही पुरानी अनदेखी करने वाली आदत इस बार उसके सिर पर वार बनकर गिरती है। रयु उसका सिर दीवार से दे मारता है और जैसे इतना काफी नहीं था, वो उसे पैसे लाने के लिए मजबूर करता है, वरना उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। रयु अपने तय अंदाज में चला जाता है, लेकिन वायु की जिंदगी में जैसे कुछ बदला ही नहीं। उधर घर लौटते वक्त रयु अंदर ही अंदर जल रहा है। उसे वायु की वो बेजान बेपरवाह आंखें याद आ रही है। रास्ते में उसे दूसरी गैंग के कुछ डिलिंक्वेंट्स दिखते हैं जो उसकी ताकत आजमाने को तैयार बैठे थे। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उनमें से एक के चेहरे पर एक्सप्लोसिव थ्रस्ट मारता है और उसे वही ढेर कर देता है। एक एक करके उन्हें तोड़ते हुए उसे जो खुशी मिलती है, वो उनके डरे हुए चेहरे देखकर और बढ़ जाती है। रात का अंत वायु के अकेले अपने कैट के साथ वक्त बिताने से होता है। उसकी आंखें इतनी सूनी हैं कि वो किसी भूत जैसा लगता है। अगला दिन, गेम टाइम। आज वो दिन है जिसके लिए जय तैयारी कर रहा था। वो तय कर चुका है कि आज अपने बुलीज का सामना करेगा। क्लास में भी वो खुद को संभाले रखता है, डर को काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन हैरानी की बात, कोई उसे छूता तक नहीं। जय उलझन में है, ये तो होना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, वायु गायब है। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। जरूर कोई वजह है कि उसे छोड़ दिया गया। सच सामने आता है, वायु एक वेयरहाउस में बुरी तरह पीटा जा रहा है क्योंकि वो रयु के लिए पैसे नहीं लाया। रयु के अंडरलिंग्स
उसे गुड़िया की तरह मार मार कर अपने मूव्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। रयू खुद वहां खड़ा है, उन्हें सिखा रहा है कि कैसे वार करना है और इस तमाशे का मजा ले रहा है। तभी अचानक जय दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, बस करो। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर डर की लहर दौड़ती है। जय का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो शब्द बोल चुका है जिन्हें अब वापस नहीं लिया जा सकता। डर उसकी हिम्मत को तोड़ने लगता है, शरीर कांपता है, जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रहा हो। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं, उसे लड़ना ही होगा। वो अपने हाथ कस लेता है। ये नजारा रयू को भी चौंका देता है, मगर जय अब डगमगा नहीं रहा। पिता की सलाह याद करते हुए वो परफेक्ट एंगल सेट करता है और एक क्लीन जैब मारता है, फिर हिप्स घुमाकर फॉरवर्ड क्रॉस। ये टू पीस कॉम्बो खुद उसे भी चौंका देता है और सामने वाले को गुस्से से भर देता है। अपने पंचेस का असर देख जय के अंदर साहस की लहर दौड़ जाती है। इस बार सामने वाला डर से कांप रहा है, लेकिन तभी रयू आगे आता है। वो यहाँ सब खत्म करने आया है। वो चाहता है कि जय इस बेइज्जती को हमेशा याद रखे। उसके अंडरलिंग्स भी सोचते हैं, एक जीत के बाद सीधे फाइनल बॉस से भिड़ना अनफेयर है। रयू उसे उकसाता है। फोर आइज समझ जाता है कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। बगफेस बकुगो जय को प्रोवोक करता है कि आओ वार करो। लील जय नए खिलाड़ी की तरह कॉन्फिडेंस में है, सोचता है कि वो जीत सकता है। वो आगे बढ़कर पंच फेंकता है, लेकिन रयू उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। मैं तो रयू का हेटर हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा ये बंदा सच में फुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। जिस तरह वो जय के हर अटैक को डॉज कर रहा है, जय पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट है। बस एक सही वार, सिर्फ एक स्ट्राइक जो रयू को गिरा दे। लेकिन बेचारा इतनी तेजी से थक रहा है कि रयू खुद उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है, ऐसा कट लगाता है कि जय की उम्मीदें डगमगाने लगती है। हार का डर उसके अंदर घर करने लगता है और रयू उसे बार बार उकसाता है, आओ फिर से वार करो। अचानक जय के चेहरे पर जोरदार स्लैम पड़ता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। उसे एहसास होता है वो सच में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उसकी सांसें उखड़ चुकी है और उसे समझ आ जाता है कि इस आदमी को चैलेंज करके उसने बड़ी गलती कर दी। रयू की हेटर स्क्वाड भी पीछे नहीं हटती, ऊपर से ट्रैश टॉक कर रही है। रयू झुककर लील जय से पूछता है, क्या अब हार मान ली? लेकिन नहीं, जय अपने अंदर के रॉकी बैल्बोआ को जगाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। उसे पता है वो आउटक्लास्ड है, फिर भी वो स्मोक लेने को तैयार है। उसकी नई स्ट्रैटेजी है अपोनेंट को थका देना, लेकिन रयू तो अपने शिकार से खेलने के मूड में है। वो एक हाथ पीछे रखकर वन आर्म स्टांस लेता है, फिर भी सिर्फ एक हाथ से ऐसे वार करता है जो जय की गार्ड चीर कर निकल जाते हैं। रयू पंचेस की बरसात कर देता है और जय किसी तरह टिके रहने की कोशिश करता है। एक जोरदार पंच उसके पेट में पड़ता है और सामने वाला साइकोपैथ उस हिंसा का मजा ले रहा है। जय को समझ आ रहा है सड़क की लड़ाई सच में ऐसी होती है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। वो तय कर चुका है कि चाहे जितना सहना पड़े वो टिकेगा। रयू उसकी स्ट्रैटेजी भांप लेता है और एजाइल पंचेस से उसके पूरे शरीर को निशाना बनाता है। हर एंगल से वार, हर तरफ दर्द। हेटर स्क्वाड भी मानने लगती है ये तो सीधा सीधा पिटाई है। जय ये सब सिर्फ इसलिए सह रहा है ताकि उसे एक मौका मिल सके, एक डिसाइसिव स्ट्राइक का। और तभी मौका आता है। रयू भारी पंच चार्ज करने के लिए हाथ पीछे ले जाता है। बस एक पल, जय तुरंत रिएक्ट करता है और सिंगल अपरकट मारता है। तुम्हें लगेगा यही वो पल है जब अंडरडॉग जीत जाएगा, लेकिन नहीं। रयू पागलों की तरह उसे डॉज करता है और जवाब में बुलडोजिंग स्लैम उसके चेहरे पर जड़ देता है। जय के पिता का बॉक्सिंग रिकॉर्ड कभी महानता या फेम नहीं दिखा पाया। उन्हें बहादुर बॉक्सर के रूप में याद नहीं किया गया, जबकि जय हमेशा उन्हें वैसा ही मानता था। अब जय जमीन पर गिरा पड़ा है। रयू का वार उसे दिशा तक भूलवा देता है। बगफेस उसकी स्ट्रैटेजी का मजाक उड़ाता है। उसके प्लान को खुली किताब की तरह पढ़ लिया गया था, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। जय की आत्मा भले टूट चुकी हो, पर वो अभी भी अड़िग है। उसे बार बार थप्पड़ पड़ते हैं। रयू उसे अपने जाने पहचाने हर नरक से गुजारता है, फिर जमीन पर पटक देता है। जय को अपने पिता की बातें याद आती है, हर हाल में उठना है। वो अपनी आखिरी हिम्मत समेटकर फिर खड़ा होता है। रयू उसकी स्पिरिट की तारीफ भी करता है, यहाँ तक कि सोचता है अब उसे बुली करना बंद कर दे। लेकिन नहीं, अभी नहीं। जय, जो एक सच्चे बॉक्सर की आत्मा से चिपका हुआ है, फिर उठ खड़ा होता है। जीत की आखिरी उम्मीद लिए। वायु उसे ध्यान से देख रहा है।
उधर रयू गुस्से से पागल हो चुका है और एक बोन क्रशिंग स्लैम उसके चेहरे पर दे मारता है। वो ऐसे पंचेस बरसाता है कि उसके दोस्त भी घबरा जाते हैं, कहीं वो सच में उसे मार ही न डाले। जय का चेहरा सूजा हुआ, खून से लथपथ, नीला पड़ा। जितना बुरा सोच सकते हो उतना। रयू को उसकी जिद, अपने ईगो पर हमला लगती है। वो उसे घटिया लूजर कहकर और उकसाता है, लेकिन जय के लिए ये जीत हार का सवाल कभी था ही नहीं। वो रयू को मूर्ख कहता है, तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। उसी पल जय बदल चुका है। वो पेटी टाइटल्स की परवाह नहीं करता, ना बकुगो के कजिन जैसी पहचान की। उसकी आत्मा दहाड़ती है, वो बॉक्सर बनेगा। ये शब्द वायु के दिल में गूंजते हैं, लेकिन रयू के अंदर आग लगा देते हैं। वो और तेजी से पंचेस मारता है। तभी वायु की आवाज कमरे में गूंजती है, एक सीधा सवाल, वही सवाल जो उसने कोच के से पूछा था, दूसरों को मारकर मजा कैसे मिल सकता है। सीन बदलता है। कोच के याद करता है जब उसने उस उदास लड़के को पहली बार देखा था। उसने हमेशा अपने गट इंट्यूशन पर भरोसा किया है, वर्ल्ड चैंपियंस को ट्रेन करते वक्त भी। लेकिन उस लड़के में कुछ अलग था, कुछ अनजाना। वापस वेयरहाउस में वायु अचानक आगे बढ़ता है। रयू के अंडरलिंग्स अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट लड़का कोच के की मूवमेंट्स को याद करता है और एक परफेक्ट 1-2 मारता है जो पंख को हिलाकर रख देता है। कोच के याद करता है उसे उस लड़के से मिलकर एक्साइटमेंट में सिहरन हुई थी। वायु के पंचेस कमरे में ऐसा सन्नाटा पैदा करते हैं कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे। एक एक करके जो भी उसके पास आता है चूर चूर होकर गिरता है। रयू ये सब ऐसे देख रहा है जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। कोच के जोड़ता है, उस लड़के की आंखें पंचेस का स्वागत कर रही थी, जैसे दुनिया की कोई चीज उसे एंटरटेन ही नहीं कर सकती। यही अजीब बिहेवियर था जिसे वो खुद टेस्ट करना चाहता था। उसने न्यूक्लियर फिस्ट की तरह पंच फेंका था, सीधे उसके चेहरे को कुचलने के इरादे से। नतीजा साफ था, लड़के ने उसे इतनी एलिगेंस से डॉज किया जैसा बॉक्सर सालों की ट्रेनिंग के बाद ही कर पाते हैं। ये लक या टाइमिंग नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अननेचुरल। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे गोटेटेड बॉक्सिंग कोच भी मान लेता है कि उसने अपनी जिंदगी में वायु जैसा जीनियस कभी नहीं देखा। अब आता है सच का पल। रयू को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वायु की वो सोल रीपिंग आंखें उसे अंदर तक असहज कर देती है। रयू आगे बढ़ता है और अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे का दाया हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया हो। वो दर्द से चिल्ला उठता है, वही सजा पाते हुए जिसका वो हकदार था, और वायु बस उसे ऐसे देख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो बुल्ली था वही अब बेबस शिकार बन चुका है। उसके दिल में ऐसा डर समा जाता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। कोच के शब्दों में वो लड़का इंसान नहीं, एक लिटरल मॉन्स्टर है, सच में बिल्ट डिफरेंटली। अब हमें रयू का बैक स्टोरी दिखता है जो अभी अभी वन शॉट हुआ है। बचपन में वो दूसरों की लड़ाइयों में इतनी ओपनिंग्स देख लेता था कि लोग हैरान रह जाते। उसके बालों का अजीब सा गूफी हेयर कट था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था, वो सबको कुचल देता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे वो कोई गोजो हो, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं पाता था। दूसरों को पूरी तरह तोड़ देने का एहसास उसे और प्रेरित करता गया। वो अपने अपोनेंट्स के डर और बेबसी में मजा लेने लगा। वो एहसास उसके पूरे वजूद को बदल चुका था। उसने इतने लोगों को पीटा कि पूरे देश में वो मैनस के नाम से जाना जाने लगा। जब उससे 5 गुना बड़े लोग उसे सबक सिखाने आते तो वो और खुश होता। हर सेकंड का आनंद लेते हुए उन्हें जमीन पर गिराता और उनके दिमाग में ठोंक देता कि वो अनस्टॉपेबल है। उसकी विनिंग स्ट्रीक इतनी लंबी चली कि उसे लगने लगा वो बाकी सबसे ऊपर है, जैसे कोई बुद्धा हो। लेकिन अब खेल पलट चुका है। उसे ऐसे मॉन्स्टर ने कुचला है जो उसकी जान तक ले सकता था। उसके पुराने विश्वास हिल चुके हैं। फिर भी रयू खुद को समझाता है ये बस फ्लूक था, शायद वो फिसल गया होगा। वो बेवकूफ फिर पूरी ताकत से वायु को हराने की कोशिश करता है। सोचता है इस बार कौन सा अप्रोच सही रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत मुट्ठी में भर लेता है। उसे दिखता है वायु आने वाले अटैक के लिए डक कर रहा है, लेकिन रयू ने पहले ही ये मूव एंटिसिपेट कर लिया था। वो उसे आउट मैन्यूवर कर सीधे उसके सिर की ओर वार करता है। इतनी नजदीक से कोई डॉज नहीं कर सकता, पर इम्पॉसिबल वायु की डिक्शनरी में है ही नहीं। वो फिर से डॉज कर देता है। रयू की आत्मा जैसे शरीर छोड़ देती है। उसे समझ आ जाता है कि वो सच में फंस चुका है। वायु एक स्लेजहैमर जैसे जैब से उठता है और फिर पूरे शरीर पर जैब्स की बारिश कर देता है।
रयू का सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड गिवन टैलेंट ऐसे अपोनेंट के सामने बेकार साबित होता है जो उसकी फील्ड ऑफ विजन से बाहर खेल रहा है। ये मॉन्स्टर पीछे से आकर साबित करता है हर शिकार का भी शिकारी होता है। पिटने के बाद रयू अस्पताल के कमरे में चीखते हुए उठता है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। कुछ ही सेकंड में उसे एहसास होता है उसके शरीर की हर हड्डी टूट चुकी है। पहली बार वो हार, डर और निराशा का एहसास करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल हार कर रो पड़े। रयू हार के सामने बिखर जाता है। उधर कोच के पूरी तरह फोकस्ड है। उसकी नई ऑब्सेशन बस एक है, वायु। उसने कभी किसी को अपने साथ जोड़ने की इतनी तीव्र इच्छा महसूस नहीं की। वो इतना जुनूनी हो चुका है कि जरूरत पड़े तो वायु को किडनैप करने तक तैयार है। मजे की बात, जहाँ सब रयू के जिम आने का इंतजार कर रहे थे, वहाँ वायु खुद पहुंच जाता है, जैसे कह रहा हो मैंने तुम्हारे लड़के को धूल चटा दी। कोच के खुशी से झूम उठता है। वायु सीखने आया है। वायु उसकी शर्तें मान लेता है, लेकिन अपनी एक कंडीशन रखता है, उसे हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए पैसे चाहिए। कोच के समझ जाता है क्या हुआ था और हंसते हुए पूछता है, क्या रयू ने तुम्हें फन चैलेंज दिया? लेकिन सबको चौंकाते हुए वायु उसे बोरिंग कह देता है। इतना आसान था उसके लिए। कोच के ठहाका लगाता है और कहता है जरूरत पड़ी तो पूरा हॉस्पिटल खरीद लेगा, बस वायु जिम ज्वाइन कर ले। दोनों हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। अंदर ही अंदर कोच के को ये जानकर सुकून है कि रयू की पिटाई हो चुकी है। अब उसे उस एरोगेंट फाइटर की परवाह नहीं। वायु को चिंता है जय की। उसे उसके दिल की आग याद है। दोनों के बिल्स क्लियर करने के बाद वायु कोच के को अपने अपार्टमेंट ले जाता है। जगह इतनी खाली है कि साफ दिखता है इस लड़के की कोई सोशल लाइफ नहीं। कोच के आखिर उसका नाम पूछता है। वो सवाल उसकी माँ की दुखद मौत की याद जगा देता है। उसे सिर्फ अपना फैमिली नेम ही याद है। वायु संक्षेप में अपना परिचय देता है। कोच के समझाता है वो उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो उसकी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इन दोनों की किस्मतें टकरा चुकी है और इसी तरह एरोगेंट रिजेक्ट्स एक एक कर किनारे फेंक दिए जाते हैं। यही आयरनी है। रयू अब जय की आंखों में देख भी नहीं पाता। उसके चेहरे पर हार की छाप है, जबकि जय सीना तान कर खड़ा है, उम्मीद और हिम्मत से भरा। वक्त आ चुका है। वायु के पास पैक करने को बस एक छोटा सा बैग और उसकी प्यारी कैट है। कोच के फैसला करता है हमारे लड़के का मेकओवर होगा। वो उसके बाल सेट करता है, उसे एक फ्रेश लुक देता है और फिर दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कोच के अपनी असिस्टेंट से मिलता है। कार्मन उनके जिम की मैनेजर है और उन्हें कार तक वेलकम करती है। वायु ने अभी बॉक्सिंग करियर शुरू भी नहीं किया और कोच के की वजह से उसे एक शानदार घर मिल चुका है। वो बिना देर किए अपनी पहली ट्रेनिंग सेशन के लिए निकल पड़ते हैं। लायंस बॉक्सिंग क्लब इतिहास बनाने वाले बेहतरीन बॉक्सर्स तैयार करने के लिए जाना जाता है। उनका करिकुलम साइंटिफिक मेथड्स के साथ पूरी तरह अप टू डेट है। जब वायु को जिम का टूर कराया जाता है, बाकी बॉक्सर्स हैरान रह जाते हैं। उनकी नजर में ये लड़का छोटा और कमजोर दिखता है। कार्मन समझाती है कि बहुत कम बॉक्सर्स को के की डायरेक्ट सुपरविजन में ट्रेन होने का मौका मिलता है। वो कहती है कि उसे इस सिलेक्शन पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारा लड़का इतना चिल है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। कार्मन उसके एटीट्यूड से थोड़ा चिढ़ जाती है। वायु की मुलाकात आर्नल्ड से कराई जाती है, मगर उसका ध्यान दीवार पर लगे वर्ल्ड चैंपियंस के पोर्ट्रेट्स पर अटक जाता है। उनमें आरो टाइड कोच के की सबसे मास्टरफुल क्रिएशन है। कोच चाहता है कि वायु फाइट का थ्रिल करीब से महसूस करे, इसलिए वो कार्मन से टाइटल मैच के टिकट्स बुक करने को कहता है। कोच के चाहता है कि वायु भी अपने जैसे मॉन्स्टर्स को समझे। चीयरिंग क्राउड के बीच रिंग में दो फाइटर्स आमने सामने खड़े हैं। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन अपने अपोनेंट को एक के बाद एक वार से तोड़ देता है। हर पंच बिजली की तरह गिरता है, जब तक कि एक फाइनल नॉकआउट पंच मुकाबले का अंत नहीं कर देता। आरो विजेता बनकर उभरता है और हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन का अपना टाइटल बरकरार रखता है। कोच के वायु से कहता है, भीड़ की चीखें सुनो, एक दिन तुम भी आरो के कैलिबर के बनोगे। उसकी गाइडेंस में ये अकेला इंट्रोवर्ट जल्द ही दुनिया के शिखर पर अपना खुद का टाइटल लेकर बैठेगा और वही पल होगा जब के की चाहत पूरी होगी। वो वायु के लिए उत्साहित है। लड़के को याद आता है जब पहली बार ये चमकता हुआ शख्स उसकी जिंदगी में आया था। वो अपने नए कमरे में जागता है। कमरा अभी भी उतना ही खाली है जितना उसका अकेलापन। लायंस बॉक्सिंग क्लब में एक फाइटर के की क्यूरियोसिटी जगा देता है। ऑरेंज हेड चाहता है कि वो सीधे कोच के अंडर ट्रेन करे, लेकिन उसका दावा इतना बेतुका लगता है कि कह देता है वो वायु को छू भी नहीं पाएगा, और अगर छू लिया
तो मैं उसे वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा। जोश और वायु की फाइट की चर्चा पूरे जिम में फैल जाती है। जोश आसान अपोनेंट नहीं है, वो दिन रात मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचा है। उसने पिछले साल यूथ इवेंट जीता और कई प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हराया है, लेकिन कोच के उसकी अचीवमेंट्स को कुछ खास नहीं मानता। के कहता है, तुम जैसे लोग दुनिया में हर जगह मिल जाते हैं, सीधा मतलब एवरेज। के को वो लोग पसंद नहीं जिनकी लिमिट्स साफ दिखती हों। जोश इस बात को चैलेंज की तरह लेता है और कसम खाता है कि वायु को कुचलकर कोच से उसके शब्द वापस दिलवाएगा। रिंग में जोश पूरी सीरियसनेस के साथ उतरता है, जैसे ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट हो। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है उसका अपोनेंट तो ग्लोव्स भी ठीक से रैप नहीं कर पा रहा, उसे और गुस्सा आता है। एक न्यूबी जो बॉक्सिंग की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। आसपास के लोग इस फाइट के लिए पंप्ड हैं। वायु दिखने में स्किंदिया बोन्स और स्टिकमैन 48 जैसा है, क्योंकि उसने जिंदगी में एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं की। कुछ लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो कुछ सोचते हैं अगर किन्हें चुना है तो जरूर कुछ खास होगा। सारी प्रेपरेशंस के बाद के पूछता है, क्या तुम नर्वस हो? मिस्टर इंट्रोवर्ट के लिए ये सब बोरिंग है। गिगाचर सेंजी उसे आखिरी लेसन देता है, एक जरूरी लेसन, लड़ाई में कभी हिट मत खाना। इतना कहकर वो रिंग से उतर जाता है, फाइटर्स को आमने सामने छोड़कर। के अंदर ही अंदर एक्साइटेड है, वो अपने प्रोडिजी की ताकत देखना चाहता है। बेल बजती है और जोश तुरंत मैसिव ऑफेंसिव पर चला जाता है, लेकिन वायु के लिए ये सब जैसे पहले से दिख रहा हो। वो पंचेस को ऐसे स्लिप करता है जैसे मीलों दूर से आते देख लिया हो। जोश चाहे जितना शार्प या स्ट्रॉन्ग वार करे, वायु के चेहरे को छू तक नहीं पाता। ये फाइट देखकर के अंदर जुनून उभरने लगता है। उसे वायु को असली बैटल में उतारने की बेचैनी हो रही है। कार्मन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि के ने स्ट्रेंथ नहीं, स्पीड को प्रायोरिटाइज किया है। वायु अटैक से बचते वक्त जरा भी नहीं झिझकता। उसकी नजर में सब कुछ इतना स्लो है कि दर्जनों जैब्स के बाद जोश खुद थकने लगता है। उसे यकीन नहीं होता वो सामने खड़े इस स्किनी पंक को छू भी नहीं पाया। कोच के सख्त शब्द अब उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। उसे समझ आता है कोच उसे प्रोवोक नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। ऑरेंज हेड को लगता है जैसे वो किसी अटूट दीवार से टकरा रहा हो। हालांकि जोश इतनी आसानी से बाय द डस्ट करने वाला नहीं है। वो सोचता है थोड़ा खेल पलटा जाए, थोड़ा सबको हिला दिया जाए। उसकी नई स्ट्रैटेजी है तुम्हें कंफ्यूज करना, अपने अटैक्स के बीच बीच में ढेर सारे फेंट्स मिलाकर। लेकिन कमाल देखो, उसके हर वार के खिलाफ वायु इतनी एलिगेंस से स्वर्व करता है कि जैसे हवा को चीर रहा हो, और उसके चेहरे पर जरा सी भी हलचल नहीं। उधर जोश का हाल ये है कि वो एज पर खड़ा है, जैसे बस अभी फट पड़ेगा। एक फ्लैशबैक हमें उसके ट्रेनिंग करियर में ले जाता है। जोश हमेशा सोचता था कि वो पूरे जिम का सबसे मेहनती इंसान है। सालों तक हर रोज घंटों प्रैक्टिस, लेजेंड्स को देखकर इंस्पिरेशन लेना, ये सपना कि एक दिन वो भी उन्हीं जैसा बनेगा। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ गुस्सा बचा है। के को ये अनफेयर लगता है कि कई लोग ट्रेनिंग से अच्छे बॉक्सर बनते हैं, लेकिन उनकी भी लिमिट होती है। और अब जोश अपनी लिमिट्स को महसूस करने लगा है। डिवाइन टैलेंट वाले अपोनेंट के सामने उसकी सारी हार्ड वर्क जैसे बेकार साबित हो रही है। के सोचता है कि उसके जैसे बॉक्सर्स को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। पहला राउंड रेफरी के दोनों फाइटर्स को अलग करते ही खत्म होता है। जोश के चेहरे पर साफ थकान झलक रही है, सांसें भारी हो चुकी है, और के मिस्टर कांट टच मी को चिन पर सीधा वार करने का फिनिशिंग नॉकआउट टिप दे रहा है। यू ने अब तक सिर्फ 2 लेसन सीखे हैं, स्ट्राइकिंग और डॉजिंग। के का मानना है कि उसके जैसे जीनियसेस नेचुरल एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, जो खुद अपना पर्सनल स्टाइल बना लेते हैं, मूवमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। वो नहीं चाहता कि यू जेनेरिक टेक्निक सीखे, बल्कि सीधे गोल्स पर फोकस करे। के तो यहाँ तक मान चुका है कि उसने ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा। भाई उसे इतना ग्लेज कर रहा है कि उसे बॉक्सिंग का इनकारनेशन तक कह देता है। खैर, राउंड शुरू होने वाला है और ऑरेंज हेड के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे। ऑरेंज हेड मानता है कि उसके अपोनेंट के रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि एंड्योरेंस तो ट्रेनिंग से ही आती है, और शायद यू की यही कमजोरी हो। उसका प्लान है स्लो अटैक से उसे एग्जॉस्ट करना और प्रेशर बनाए रखना। जोश अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे ही राउंड शुरू होता है, धड़ाम, एक ही स्ट्राइक में वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है। जब वो होश में आता है तो देखता है सब जा चुके हैं।
रियलाइजेशन उस पर बिजली की तरह गिरती है। वो बुरी तरह नॉकआउट हो चुका था। तभी वायु उसे एक और राउंड का मौका देता है। जोश सोचता है ये बेकार है, वो तो बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो जय की स्पिरिट और डिटर्मिनेशन की याद दिलाता है। जाते जाते जोश पूछता है कि क्या वो उस दूसरे टैलेंटेड गाय को हरा सकता था जिसे किन्हें कैंडिडेट्स चुनते वक्त पिक किया था। वायु एक पल सोचता है और रयु को देखने की बजाय उसे जय की वो अटूट जिद दिखती है जो गिरकर फिर उठ खड़ा होता। इसलिए वो उसे ज्यादा स्ट्रांग मानता है और जोश अकेला खड़ा रह जाता है, चुपचाप अपने ख्यालों में डूबा हुआ। उस फाइट को 2 साल बीत चुके हैं। एक ब्लॉन्ड आदमी जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स के एस्गैनर जैसा दिखता है के नए बॉक्सर्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता लगाना मुश्किल रहा, लेकिन एक बात साफ है, तुम सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग पर टूट पड़े हो। तुम तब तक जोग करते हो जब तक पूरी तरह एग्जॉस्ट न हो जाओ, फिर घर लौटकर शावर लेते हो। जो पहले स्किनी बॉय था अब ट्रेनिंग की वजह से एक श्रेडेड बेहमत बन चुका है। जिम में जॉन टेकर, एक लाइटवेट जिसका रिकॉर्ड 9 विन्स और 7 लॉसेस है, तुम्हारा अपोनेंट बनने वाला है। ये साइकोपैथ लुकिंग इंसान रुकीज को क्रश करने और उनका डेब्यू स्पॉटलाइट छीनने के लिए जाना जाता है। उसे बॉक्सर्स को कॉर्नर करना पसंद है क्योंकि वो सच में एक रैट की तरह खेलता है। कार्मेन सोचती है कि उनके स्टार के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इश्यूज है। खासकर उसे लगता है कि वायु सिर्फ टाइटल मैचेस देखकर और रनिंग करके ट्रेनिंग कर रहा है। कोच के क्रच के सहारे खड़ा गहरी सोच में डूबा है। उधर जॉन टेकर, गंजा लड़का जिसके शरीर पर सुकुना जैसे टैटूज हैं, पंचिंग बैग को बेरमी से क्रश कर रहा है। जॉन हुक्स के साथ खेलना पसंद करता है और फिर अपोनेंट्स को पकड़कर एक फिनिशर किलिंग मूव लगाता है। इसे हेडलॉक हुक कहते हैं और बॉक्सिंग कम्युनिटी में इसकी कुख्यात पहचान है। जॉन का हैंडलर उसे रिपोर्टर पीटर केंट से मिलवाता है। ये कार्टून लुकिंग आदमी इंटरव्यू मिलते ही हैरान रह जाता है। उसे पता है मीडिया एक फिटिंग हेडलाइन ढूंढ रही है। वो चाहते हैं कि जॉन के सीक्रेट बॉक्सर को अन्नाइलेट कर दे। इधर एस्गैनर जैसा दिखने वाला आदमी गेम को अच्छे से समझता है और मसाला बढ़ाना चाहता है। जॉन मानता है कि गिफ्टेड और टैलेंटेड लोग बस ट्रैश है। उन्हें इतना हाइप किया जाता है और उसे उनके स्पिरिट्स क्रश करने में मजा आता है। उसकी आंखों में अजीब सी क्रीपी एक्साइटमेंट चमकती है। सबसे बुरी बात, उसे लगता है वो टैलेंटेड लोगों को याद दिलाकर अच्छा काम कर रहा है कि वो डम्ब एज हेल है। उसके लिए बस इतना काफी है कि अपोनेंट्स को नॉकआउट कर दे, चाहे जितना फाउल प्ले करना पड़े। रिपोर्टर को वो विम्प कहकर बुलाता है क्योंकि उसे रूल्स से खेलने वाले लोग पसंद नहीं। सरप्राइज का एलिमेंट तब आता है जब जॉन रूल्स भूलकर न्यूबीज को शॉक कर देता है। वो अपनी रोग फिलॉसफी उगलता है जिससे पीटर को मिडलवेट वर्ल्ड चैंपियन फैबित्सियो संतोरिनो की याद आती है। बॉल्ड नट संतोरिनो ब्रदर्स की इज्जत करता है और उन्हें सबसे महान फाइटर्स मानता है। इंटरव्यू के आखिर में जॉन के और उसके नए ऑब्सेशन के लिए मैसेज छोड़ता है। वो के टैलेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन इंटरव्यू के बाद अकेले में जॉन के मन में एक सवाल उठता है, क्या वो सच में तुम्हारे खिलाफ जीत पाएगा? कितनी आयरॉनिक बात है ना? इतनी सारी ट्रैश टॉक करने के बाद हालत ये है कि उसका हैंडलर ही उसे कॉन्फिडेंट रहने को कह रहा है। क्या आयरनी है ना? उधर दूसरी तरफ वायु पूरी मीडिया अटेंशन लूट रहा है, एक आउटबॉक्स के रूप में जो अपनी फुटवर्क पर रिलाई करता है और ओपोनेंट से धीरे धीरे पॉइंट्स चिप करता रहता है। कार्मेन सबको बॉस लेडी की तरह हैंडल करती है और धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। जॉन सोच में पड़ जाता है कि उधर इतनी हलचल क्यों है। उसके अंदर फिर से आग भड़कती है। वो रुकी को और बुरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आखिर स्पॉटलाइट को एम्ब्रेस करने का वक्त आ गया है। जॉन के क्रेजी हेटर्स उसे लेफ्ट और राइट से डिस कर रहे हैं, लेकिन कमेंटेटर्स आज के लाइटवेट कंपटीशन को लेकर जबरदस्त एक्साइटेड है। सबकी नजर के फाइनल प्रोटेज वायु पर है। आखिर उसका टैलेंट कितना बड़ा है। वही जॉन खुश है कि उसे के टैलेंट को क्रश करके उनके चेहरों पर डिसअपॉइंटमेंट लाने का मौका मिलेगा। 5 फुट 9 की एवरेज हाइट वाला फाइटर अपनी टीम के साथ रिंग में उतरता है। कोच के उसे उठने में मदद करता है। स्पॉटलाइट में खड़ा वो लड़का सच में ड्रिप की डेफिनेशन लग रहा है। पीटर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। इतना हाइप और ट्रेनिंग बस एंड्योरेंस पर, ये कैसे मुमकिन है? जॉन को ये जानकारी दी जाती है ताकि वो क्लोज कॉम्बैट में कुछ हिट्स जमा सके। कोच के पहले ही तुम्हें फाइट का पूरा प्लान समझा चुका है और तुम उसी पर स्टिक रहने वाले हो। कमेंटेटर्स फाइट को हाइप कर रहे हैं, तुमसे स्टेलर परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
यहाँ तक कि जॉन भी मानता है कि हमारे लड़के के अंदर आइसी स्टील कंपोजर है, लेकिन वो तैयार है मैच शुरू होते ही उसे दर्द की दुनिया दिखाने के लिए। सारी निगाहें दोनों फाइटर्स पर टिक जाती है और बैटल शुरू होती है। अपनी गंदी रैट वाली आदत के मुताबिक जॉन सबसे पहले रिस्पेक्टफुल टैप देने का नाटक करता है ताकि स्नीक पंच मार सके, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर असली डर उतर आता है जब वो देखता है कि वायु बस उसे घूर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन बंदूक के सामने खड़ा हो, जरा सी चाल चली और गोली चल जाएगी। जे का कंपोजर बुरी तरह हिल जाता है। तभी धप, वायु उसके गाल पर क्लीन पंच चढ़ देता है, बस हल्का सा ग्रेस, लेकिन पूरा स्टेडियम शॉक में डूब जाता है। सीन फाइट से पहले की बातों पर कट होता है। वो हमेशा वायु की एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट था और क्राउड को शॉक देने का प्लान बना चुका था। जॉन की आंखें जमीन जितनी चौड़ी हो जाती है, वो पूरी तरह शेकन है, लेकिन वायु उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देता। पंचेस की नदी उस पर बरसने लगती है, इतनी प्रिसाइज कि हर बार एज से कटता हुआ निकलता है। कोच के चाहता है ये पल दुनिया के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बने। जॉन आंखें खोलता है, उसका चेहरा खून से पूरी तरह ढका हुआ है। हालत इतनी खराब कि फिजिशियन रिंग में आकर इंजरीज इंस्पेक्ट करता है। 21 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला डॉक्टर भी समझ नहीं पाता कि ये क्या मिस्ट्री है। वो बताता है कि आमतौर पर ऐसे वार ब्लंट रप्चर्स करते, लेकिन ये कट्स इतने शार्प है जैसे ब्लेड से लगे हों। बॉक्सिंग ग्लोव से इतनी प्रिसाइज कट्स? डॉक्टर खुद हैरान और स्टोक्ड है। जे के दिमाग में टेरर और फियर की लहर दौड़ जाती है। स्टंट फिजिशियन अनाउंस करता है कि मेजर इंजरी नहीं है, जॉनी बॉय फाइट जारी रख सकता है। लेकिन जॉनी बॉय की हालत डेडेस जैसी है। वो कावर्ड कहलाना नहीं चाहता, इसलिए फाइट कंटिन्यू करने की जिद करता है, जिससे रेफरी भी कॉशियस हो जाता है। एगेट समझ ही नहीं पाता कि इस न्यूबी किड में ऐसा मॉन्स्ट्रस क्या है। उसके लिए बॉक्सिंग टेक्निक और स्किल एग्जीक्यूशन का खेल था, लेकिन सामने उसे कोई रिस्ट्रेंट महसूस नहीं हो रहा। तुम किसी डेडली मॉन्स्टर जैसे लग रहे हो जो लोगों को डिस्ट्रॉय करता है बिना कुछ महसूस किए। जॉन के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो खुद डेविल के सामने खड़ा है। इस बार वो एडवांस करता है, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही उसका चेहरा फिर से बैश हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वायु उसे किताब की तरह कैसे पढ़ लेता है। रोप्स पर फंसा जॉन खुद से पूछता है, क्या वो सपना देख रहा है? तभी हमारा कोल्ड प्रोटैगनिस्ट एक और ब्रूटल अपरकट जड़ देता है। ये फाइट अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच कम और स्ट्रीट ब्रॉल ज्यादा लग रही है। जॉन बुरी तरह रॉक्ड है, खून चारों तरफ उड़ रहा है। ऑडियंस सन्न रह जाती है। सबको साफ दिख रहा है विनर कौन होगा। यहाँ तक कि एगहेड का कोच भी मान लेता है कि वायु बस अपने अपोनेंट के साथ खेल रहा है। बेचारा जॉन पंच ब्लॉक करता है, लेकिन हर वार का वेट उसके आर पार धंसता चला जाता है। वो बार बार स्मैश हो रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर डेथ का डर घर कर लेता है। ये इंडोमिटेबल वायलेंस क्राउड को हिला देती है। पहले जो चेहरे मॉडिफाइड थे, अब उनमें अजीब सी खुशी झलकने लगती है। वो उस मॉन्स्टर के लिए चीयर कर रहे हैं जिसे कोच के ने गढ़ा है। सन्नाटा टूटता है और स्टेडियम गर्जना से भर जाता है। वैसी ही चीयर जैसी के चाहता था। जॉन यकीन कर चुका है कि वायु किसी को बॉडी कर सकता है बिना कुछ महसूस किए। आखिरी कोशिश में वो डर्टी टैक्टिक अपनाता है। वायु का पैर क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन चीट खुद फंस जाता है क्योंकि वायु उसके हर अटैक को पहले से पढ़ लेता है और आउट प्ले कर देता है। क्राउड उसे लाउजी चीप शॉट कहकर पुकारती है, एक कॉकरोच जो जीत नहीं पाया। वायु रेजर शार्प जैब्स फेंकता है, लेकिन अब कुछ अलग है। जॉन का कोच नोटिस करता है कि वायु जे की रीच में आकर उसके वीक पॉइंट्स एक्सपोज कर रहा है। उसे भरोसा है कि जे अपना हेडलॉक अटैक डिप्लॉय करके सिचुएशन पलट सकता है। क्या सच में, या फिर ये भी एक इल्यूजन है? लेकिन इस बार जैसे पूरी दुनिया का बोझ उस पर टूट पड़ा हो। उसका चेहरा खून से लथपथ, उसकी बॉक्सिंग स्टाइल सबके सामने ह्यूमिलिएट हो चुकी थी। भीड़ की आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। पागलपन सा भर गया और वो रिंग में जैसे जम सा गया। अपने करियर डिफाइनिंग मोमेंट से पहले जॉन एक एमेच्योर फाइटर था जिसे बार बार डिस्कार्ड कर दिया जाता था। उसके कोच को लगता था कि उसके हुक्स उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन कोच ने उसे उसके अगले अपोनेंट के बारे में बताया, ईसिस ड्रेजनर। वो नाम ही काफी था। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका और फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रख चुका मॉन्स्टर। जॉन ने मान लिया था कि ड्रेजनर के डेब्यू मैच में वो बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। कोच को उस पर तरस आया, लेकिन जॉन के अंदर बॉक्सिंग का पैशन और भड़क उठा। उसे खुशी थी कि इतना बड़ा मौका मिला
और फिर जैसा सबने सोचा था वो सच में डिस्ट्रॉय हो गया। ड्रेजनर ने क्लोज रेंज में भी उसे नहीं छोड़ा। फेरोशियस ब्लोज उसके पूरे शरीर पर बरसते रहे। जॉन ने एक वाइड स्विंग मारा लेकिन साइड से हुक खा बैठा। ड्रेजनर ने उसे आर पार तोड़ दिया, लेकिन यही वो पल था जिसने जॉन को बदल दिया। उसने हमेशा एक हर्ष दुनिया में जीना सीखा था। एली में बड़ा हुआ था, रफ चाइल्डहुड उसके खून में थी। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ने उसे पहली बार अपनी पैशन में सुकून दिया था। ड्रेजनर के खिलाफ उसी फाइट में जॉन ने एक चीप टैक्टिक अपनाई और एक थंडरस हुक सीधा उसके चेहरे पर जड़ दिया। सिंगल अटैक में नॉकआउट। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। ड्रेजनर फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन 5वें राउंड के बाद कुछ बदल गया था। उसके फाउल स्टाइल ने जॉन के अंदर कुछ तोड़ दिया, या शायद बना दिया। ज्यादा वक्त नहीं लगा और जॉन ने विक्ट्री चुरा ली। उसे पोटेंशियल वाला फाइटर माना गया। दोबारा लड़ने का मौका मिला। शुरुआत में वो पूरी तरह मलिशियस नहीं था, लेकिन नाम कमाने का यही उसका रास्ता बन गया। अब करंट फाइट पर लौटते हैं। एगहेड पूरी दुनिया की हंसी का पात्र बन चुका है। लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, जबकि उसका कोच उसकी पिटिफुल हालत को घूर रहा है। इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो फेबिशियो को एडमायर करता है, लेकिन कोच जानता है हर मैच के बाद वो अंदर से टूट जाता है। वो ऐसा बनना नहीं चाहता था, लेकिन सच ये है कि वो एक स्कमी बॉक्सर बन चुका है। एगहेड का कोच ही एकमात्र इंसान है जो उस पर विश्वास करता है, क्योंकि उसने उसका असली रूप देखा है। सबके मजाक उड़ाने के बावजूद कोच उसकी टैलेंट पहचानता है और उसे रीजन की आवाज देता है। वो शब्द सुनते ही जॉन फिर से अटैक करता है, एक पावरफुल स्विंग के साथ। वो सोचता है कि तुम जैसे लोग कभी ये डर महसूस नहीं कर सकते कि पीछे छूट जाओगे। वो वही स्कमी टैक्टिक दोहराता है और इस बार स्मैश कनेक्ट भी कर देता है। पूरा अरीना शॉक में है, सिवाय कोच के। असल में जो कनेक्ट हुआ वो दोनों के पंचेस थे। जॉन ने अपनी सारी ताकत उस स्ट्राइक में झोंक दी और उसकी अपनी उंगलियां शैटर हो गई। तुमने उसी पल को डिसाइसिव स्लैम में बदल दिया, वैसा एंडिंग जैसा के चाहता था। खून से सना ये ब्लड बाथ आखिर जॉन के क्रम्बल होने पर खत्म होता है। वो नॉकआउट हो जाता है। भीड़ उसकी हार के बाद भी उसे डॉग करती रहती है। उसका कोच गिड़गिड़ाकर कहता है, उठ जाओ। उसे गिल्ट महसूस होता है कि वो अपने प्रोटेज को सही रास्ता नहीं दिखा पाया, लेकिन उसके पास अब वो शब्द भी नहीं बचे जो जॉन को फिर से खड़ा कर सके। कोच के उस बेबस चेहरे को देखकर जॉन खुद को संभालता है। वो अभी भी गेम में है, अभी भी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है, जीतने की जिद में। वो अपने इंस्पिरेशन जैसा बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसकी रिजॉल्व बिखर जाती है। मैच वायु की विक्ट्री के साथ खत्म होता है। बॉक्सिंग वर्ल्ड में तुम्हारा डेब्यू अब एक रूथलेस डेविल के रूप में हो चुका है। क्राउड की चीयर्स आसमान छू रही है। रिपोर्टर पीटर दंग है। जॉन की स्कमी हेडलॉक टेक्निक को काउंटर हुक ने कैसे डेमोलिश कर दिया, और फिर भी डैमेज जॉन को ही हुआ, वायु को नहीं। साफ दिख रहा है वायु के पास ऐसी कैपेबिलिटीज है जो ह्यूमन ग्रोथ की लिमिट्स को चैलेंज करती है। कोच के को आखिरकार वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। 6 एक मॉन्स्टर जो अपोनेंट्स के साथ खेलता है। पीटर सोचता है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर्स अब जरूर एक्साइटेड होंगे। जोश भी ये फाइट देख रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट की जगह उसने अपनी फेट स्वीकार कर ली। उसे समझ आ गया कि वो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा और उसने बारटेंडर बनने का रास्ता चुन लिया। यू के अस्तित्व ने उसका स्पिरिट पूरी तरह क्रश कर दिया। बॉक्सिंग क्लब में वापस स्टील जय के साथ रैप्स कर रहा है। वायु की फेनोमिनल जीत ने जय को हैरानी और जोश से भर दिया है। उसे हमेशा उसकी पावर्स पर भरोसा था। एगहेड नंबर 2 उसे काम डाउन करने को कहता है। वो कभी यू के लेवल तक नहीं पहुंचेगा। फिर भी जय उम्मीद करता है कि एक दिन उसे इम्प्रेस करेगा और अपनी ट्रेनिंग स्पीड और बढ़ा देता है। उसकी शेयर बिलीफ दोनों को जान तोड़ मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। जहां जय इंस्पायर हुआ है, वही कुछ लोग वायु के डाउनफॉल की प्लॉटिंग कर रहे हैं। बकुगो अब एक जेंटलमैन बन चुका है, लेकिन हर बार जब वो वायु का चेहरा देखता है, उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। वो बोरियत से भरी वो आंखें याद करता है, और बस वही याद उसे अंदर से जला देने के लिए काफी है। सीन स्विच होता है और बात हो रही है गान की, जो करंट लाइटवेट वर्ल्ड चैंपियन है। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी जीन वायु की फाइट देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सा एडमिरेशन महसूस कर रहा है, जैसे उसे मानना पड़ रहा हो कि सामने वाला सच में खतरनाक है। और फिर एंट्री होती है एक ऐसे मोटू की जो पूरा ग्लटन है। भाई,
बिल्कुल गोरलॉग द डिस्ट्रॉयर टाइप, और हमारे लड़के को बस एक एवरेज फाइटर समझ रहा है। क्या सच में ये फैट असैसिन खुद को लाइटवेट डिवीजन का रूकी ऑफ द ईयर समझ रहा है, लेकिन शायद इसे अपनी वेट क्लास का लाइट वर्ड याद ही नहीं रहा। रिपोर्टर अंदाजा लगाता है कि फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड लाइटवेट डिवीजन की फाइट्स को लेकर होंगे, सिर्फ वायु की वजह से। आखिर के एक ऐसा मॉन्स्टर लेकर आया है जिसके पास क्राउड पोटेंशियल भी है और किलर स्किल्स भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक फाइटर ऐसा भी है जिसने वायु की सेलिब्रिटी स्टेटस को भी पीछे छोड़ दिया। उसका नाम है कासिम, जो ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट जिहाद ग्रुप के हेड का पोता है। बॉक्सिंग की दुनिया में उसने ऐसा शौक दिया कि सबके होश उड़ गए, और शौक इस बात का नहीं था कि कोई अमीर लड़का रिंग में उतर आया, बल्कि इस बात का था कि उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज लिटरली लीथल थी। स्टेज सेट हो चुका है। वायु बनाम कासिम, एक ऐसा मुकाबला जो हर किसी को सीट के किनारे पर ला देगा। जो ये फाइट जीतेगा उसे मौका मिलेगा 10 साल से लाइटवेट चैंपियन बने बैठे जीन को चैलेंज करने का। तभी कसम दरवाजा लात मारकर खोलता है, दिखने में बिल्कुल एक मोटे ग्रिसली बियर जैसा, जैसे अगली लड़ाई के लिए भूखा बैठा हो। डायरेक्टर उससे मिलते ही आग बुला हो जाता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल, क्योंकि ये जनाब गायब हो गए थे और वापस लौटे तो और भी मोटे कासिम बनकर। लेकिन कासिम को इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर बस फाइट की आग धधक रही है। वो खुलेआम 10 ग्रैंड दे रहा है किसी को भी जो उससे लड़ने की हिम्मत करे। कोच को याद आता है जब ये पहली बार उसके जिम में आया था। पागलपन जैसा था वो दिन। ये बंदा सीधे वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल छीनने की बात कर रहा था, बिना किसी झिझक के। सच कहें तो शुरुआत में ये बस एक एरोगेंट लड़का लग रहा था। कोच ने सोचा था कि बॉक्सिंग का असली रूप दिखाकर इसे रुला देगा, लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। कासिम ने अपने अपोनेंट को ऐसे निगल लिया जैसे शिकार हो। इस रूकी ने जिम के हर बॉक्सर को अपने टैलेंट से अन्नाइलेट कर दिया। हाँ, वही अजीब सा चेहरा जिसे देखकर लगता है जैसे कुछ बॉक्सर्स खा गया हो। डायरेक्टर हैरान है कि ये अब भी उसी वाइल्ड स्टाइल में लड़ रहा है। कासिम अपने अपोनेंट्स को ऐसे ह्यूमिलिएट करता है जैसे ये उसके लिए चाइल्ड्स प्ले हो। जिम का मेंबर होने के बावजूद डायरेक्टर को उसका फाइटिंग स्टाइल नफरत से भर देता है। वो ब्लो को डक करता है और अचानक एक डिसाइसिव अपरकट जड़ देता है, बिल्कुल किसी स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर की तरह। अपने खुद के अनोखे मूव्स चला रहा है और गार्ड पूरी तरह खुली छोड़ देता है। कोच चिल्लाता है कि वो फाउल टेरिटरी में घुस रहा है। उसके अटैक्स शर्मनाक है, और ऊपर से कासिम की हिम्मत देखो। कहता है वो पूरा जिम खरीद लेगा ताकि रूल्स बदल सके। डायरेक्टर को ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो ये मानने से इनकार नहीं कर सकता कि ये रेडिटर डिस्कॉर्ड मॉड फिजिक उसके फेवर में काम कर रही है। इसमें बाकी लोगों से अलग टैलेंट है। कासिम 20 आदमियों को हरा चुका है और साबित कर चुका है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो सच में गिफ्टेड बॉक्सर है जो टाइटल बेल्ट छीन सकता है। 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद क्या कासिम ने 1000 अपोनेंट्स को हरा दिया, और अब उसका शरीर पूरी तरह श्रेडेड गिगाचड़ बन चुका है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले जो ओबीस था, अब उसके एब्स स्टील जैसे हैं, और एंड्योरेंस ऐसा कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो एक जानवर की तरह है, जब चाहे खाता है, जब चाहे सोता है। ह्यूमन लिमिटेशंस को ही चैलेंज कर रहा है। कोच तक को समझ नहीं आ रहा कि इसे कौन हरा सकता है। जिम में बॉडीज की पाइल छोड़ता जा रहा है। उसे लाइटवेट चैंपियन को हराने के लिए परफेक्ट चैलेंज की तरह बिल्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ जेम्स है, एक ऐसा फाइटर जो अपने बेटे के लिए ढंग का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बाप होने के नाते उसके पास पैसे नहीं थे। वो बस पोटैटो सूप खिलाता था, और ये सोचकर उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। लेकिन उसका बेटा कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है उसके पिता के दिमाग में कितने खर्चे घूम रहे हैं इस इन्फ्लेशन में, जैसे हम सबके। जेम्स चाहता है कि अगली फाइट से विन बोनस मिले ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छा खाना खिला सके। मैच से एक दिन पहले कासिम गायब है। सब हैरान, वो है कहाँ? और तभी पता चलता है कि वो यू के जिम में घुस आया है, दरवाजे पर लात मारते हुए उसे सामने लाने की मांग करता हुआ। जिम में किसी ने कासिम को पहले नहीं देखा था। कोच के भी चौंक जाता है जब ये टोमेटो हेयर यहाँ दिखाई देता है कि अजीब तरीके से उसके पैरों को पकड़कर बॉडी इंस्पेक्ट करने लगता है, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। कि कंक्लूड करता है कि ये आदमी स्ट्रॉन्ग और क्रेजी का परफेक्ट ब्लेंड है। आरो जैसा नहीं है, लेकिन पंच में जबरदस्त दम है। कोच के बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वायु इस फ्रीक शो को पूरी तरह डेमोलिश कर दे।
रेडहेड कहता है कि वो इनेविटेबल मैच से पहले वायु से मिलना चाहता है, कि उसे बताता है कि वायु अभी एंड्योरेंस ट्रेनिंग में बिजी है और अगर मिलना है तो खुद जाकर ढूंढ ले। सीन कट होता है वायु पर, जो अपने ट्रेनिंग में डूबा हुआ है, और तभी अचानक कासिम उस पर हमला कर देता है। वायु तुरंत रिटेलिएट करता है, एक स्ट्राइक मारता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि कासिम उसका पंच ब्लॉक कर देता है। वो लूनी ट्यून्स जैसा दिखने वाला लूजर खुद का इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वही वायु को डिस्ट्रॉय करेगा और लाइटवेट डिवीजन के टॉप पर खड़ा होगा। लेकिन वायु की बेरुखी, उसका उसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस न देना, ये बात कासिम को अंदर तक चिढ़ा देती है। जाने से पहले टोमेटो है तुम्हें याद दिलाता है कि तुम उसे रिंग में कभी हरा नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो ऐसे भागता है जैसे कोई क्लाउन हो, और तुम भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हो, अभी ये क्या था, सच में अभी क्या हुआ। रिंग के अंदर कासिम एक बीस्ट बन जाता है, अपने अपोनेंट को बेरमी से डेमोलिश करते हुए। पहले वो अपरकट का इशारा करता है, अपोनेंट को कंफ्यूज करता है, और फिर अचानक भारी ब्लो से उसे तोड़ देता है। हर पंच उस आदमी के पूरे शरीर को हिला देता है, उसकी टांगे कांपने लगती है, जब तक कि वो पूरी तरह घुटनों पर न आ जाए। कोच के अपने स्टाफ के साथ उसकी फाइट ऑब्जर्व कर रहा है। वो मानता है कि ये लड़का एंटरटेनिंग है, अनऑर्थोडॉक्स है और खतरनाक भी। असल में बॉक्सर्स कभी कासिम की तरह नहीं लड़ते, क्योंकि उसके मूव्स इनएफिशिएंट और ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन उसकी मॉन्स्ट्रस फिजिकल एबिलिटी उसे ये सब स्टंट्स करने और आसानी से बच निकलने की ताकत देती है। उसकी एथलेटिक एबिलिटी ही उसे गेम के टॉप पर रखे हुए है। जेम्स, जो कासिम का अपोनेंट है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो फिर से उठ खड़ा होता है, और कासिम, उसके पास अभी और भी कुछ बाकी है। जेम्स को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं, लेकिन वो काउंटर पंच लॉन्च करने को तैयार है, उम्मीद में कि वो कासिम के फॉरवर्ड स्ट्राइक को डिसमेंटल कर देगा। बॉक्सिंग टेक्निक बनाम इनसेन मूवमेंट, और फैसला बस कुछ ही पलों दूर है। कासिम टॉर्पेडो की तरह आगे बढ़ता है और जेम्स की जीत की आखिरी उम्मीद को भी डॉज कर देता है। जेम्स की आंखों के सामने लाल चमक सी दौड़ती है और वो घुटनों के बल गिरकर फर्श पर ढह जाता है। क्राउड की चीखें गूंजने लगती है। कासिम तारीफ का मजा लेता है, सोचता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन नहीं, जेम्स अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने बेटे से वादा किया है। वो फिर उठता है और कासिम को स्पोर्ट की इंटेग्रिटी बनाए रखने की सलाह देता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन इरादा साफ। दुर्भाग्य से यही उसके अंत की शुरुआत बन जाती है। उसका एनिमलिस्टिक अपोनेंट उसके शब्दों से जरा भी प्रभावित नहीं होता। और फिर आती है हमारे लड़के की फाइट। उसे बस एक कदम आगे बढ़ना है और जीत उसकी हो सकती है। कासिम भी अपने अपोनेंट्स के साथ खेलता है और जीतता है, खुद को इंडिस्ट्रक्टिबल समझने लगा है। दोनों अपने कंपटीशन को टुकड़ों में तोड़ते जा रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। वायु शार्प और मैकेनिकल मूवमेंट्स को प्रायोरिटी देता है, जबकि कासिम अनऑर्थोडॉक्स मूव्स से डोमिनेट करने का मजा लेता है। कासिम की मेंटालिटी किसी 10 साल के बच्चे जैसी है, जो दुनिया को बार बार याद दिलाता है कि वो जल्द ही टॉप पर होगा। वो पब्लिक में ट्रैश टॉक करता है, वायु को कॉल आउट करता है और कहता है कि उसे भी सबकी तरह क्रश कर देगा। उसकी विक्ट्रीज एक अनऑर्थोडॉक्स बॉक्सिंग एरा की शुरुआत जैसी लगती है। रिपोर्टर इम्प्रेस है कि पहला मूव कासिम ने किया। ये सुनकर के जोर से हंस पड़ता है। उसे खुशी है कि वो खुद कासिम की रिजॉल्व हिलाने वाला है। क्राउड गरज रहा है, चीयरिंग कर रहा है। कई लोग उसके यूनिक स्टाइल के फैन बन चुके हैं। उसकी मौजूदगी ने बॉक्सिंग फैंस की दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग उसके अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ उसे क्लाउन कहकर ट्रेडिशनल आर्ट्स की बेइज्जती मानते हैं। न्यूज में उसकी पॉपुलैरिटी सोअरिंग है। हर जगह चर्चा है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन उसे किसी की ओपिनियन की परवाह नहीं। वो बस वही करता है जो उसका मन करता है। उसने हेटर्स को कम कर दिया है, फैंस बढ़ाकर। डायरेक्टर तो इस समय उसे ऐसे ग्लेज कर रहा है जैसे वो बॉर्न टू बी किंग हो। वापस वायु की तरफ वो शांत खड़ा क्लीन पंचेस प्रैक्टिस कर रहा है। तभी क्या आता है और कासिम के ओपन चैलेंज के बारे में बताता है कि साफ कहता है कि ये लड़का बाकी स्क्रब्स जैसा नहीं है जिन्हें वायु हाल में डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिरकार वो एक्साइटिंग दिन आ जाता है। 2 लेजेंडरी अंडरडॉग्स की बड़ी टक्कर, कासिम और वायु, जो वर्ल्ड चैंपियन जीन के खिलाफ टाइटल मैच की राह तय करेंगे। और जीन खुद ये फाइट देखने आया है। डायरेक्टर को लगता है कि कासिम की फेम बस एक कोने पर उसका इंतजार कर रही है। ये साइको बेल्ट पाने की उतनी परवाह नहीं करता।
वो तो हर डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतना चाहता है। उसकी एम्बिशन पर जीन की आईसी नजर टिक जाती है। रिंग के दूसरी तरफ वायु है, जिसने के इंस्ट्रक्शंस ले लिए हैं। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को घूरते हैं। कासिम की आंखों में फियर्सनेस है और वायु में कैलकुलेटेड जीनियस की ठंडक। सवाल जल रहा है, कौन किसे कॉन्कर करेगा। फाइट शुरू होती है। कासिम रिंग का एहसास एंजॉय करता है, अपने प्रे को घूरता हुआ। वायु हर मूव ट्रैक कर रहा है और तभी कासिम कुछ अकल्पनीय करता है। अपने फिस्ट्स को पीठ के पीछे छुपा लेता है। वो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, आओ मारो मुझे। रेडहेड लिनियर स्ट्राइक्स फेंकने वाले बॉक्सर्स की एडियसी साबित करना चाहता है और तभी उसे खुद पता भी नहीं चलता, एक डिस्ट्रक्टिव पंच उसके चेहरे के बाएं हिस्से को झकझोर देता है। कोच के का रिएक्शन बिल्कुल सीधा है। उसे कभी नहीं लगा कि कासिम वायु के लिए असली चैलेंज बनेगा। असल में ने वायु को इस फाइट में पूरी ताकत से जाने की परमिशन दे दी थी। पहला पंच तो कुछ भी नहीं था। वायु मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की हंसी अगली स्ट्राइक से मिटा देता है। रेडहेड के बाल तक उड़ जाते हैं कि नोट करता है कि ऐसे लेवल का पंच सिर्फ तुम जैसे लोग डॉज कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग जैसे कासिम भी है जो इसे डॉज कर सकते हैं। कासिम का चेहरा बुरी तरह टूट रहा है। हर पंच के साथ उसकी हालत खराब होती जा रही है और कोच के मन ही मन सोचता है कि उसकी मसल्स भले ही डैमेज अब्सॉर्ब कर रही हों, लेकिन असल में वो सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह गया है जो वायु के सबसे खतरनाक पंचेस झेलता जा रहा है। हमारा लड़का ठंडी आवाज में उसे याद दिलाता है कि रिंग का असली मॉन्स्टर कौन है। उसके अटैक्स ने क्राउड में जबरदस्त अप्रोर पैदा कर दिया है। लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई कासिम को बैक फुट पर डाले। यहाँ तक कि उसका खुद का कोच भी मानता है कि वायु अपनी पिछली फाइट्स में अपनी असली पावर बैरली दिखा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि सही समय पर कैज़म जैसे ओपोनेंट्स को पूरी तरह क्रश कर सके। अब कासिम का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो चुका है। वो हाफ रहा है, उसकी सांसें बिखर चुकी है। वो अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठा रहा है कि आखिर उसने तुम्हारे साथ रिंग में उतरने की हिम्मत ही क्यों की। ऊपर से क्राउड की डेफनिंग आवाजें। हर कोई इस छोटे से टोमेटो की डाउनफॉल देखना चाहता है। रिंग के अंदर उसके लिए ये लिटरल हेल बन चुका है, लेकिन बाहर बैठे लोगों के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। डर और शौक में प्रेडेटर ही प्रे बन जाता है और अब वो भागने की कोशिश करता है। उसका शरीर कांप रहा है। वो कॉर्नर में पीछे हटता है, बिल्कुल एक असहाय बच्चे की तरह। कोच के उसकी इस पैथेटिक हालत पर हंस देता है, जबकि कासिम का डायरेक्टर चिल्ला चिल्लाकर उसे डैमेड इडियट कह रहा है। वो उसे गार्ड नीचे रखने की सलाह देता है, लेकिन ये सलाह ऐसे इंसान को देना है जिसने कभी बॉक्सिंग को सीरियसली सीखा ही नहीं। खुद को बचाने की कोशिश के बावजूद उसका चेहरा फिर से नुकीले वार से हिल जाता है। तभी डायरेक्टर को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने कभी कासिम को बॉक्सिंग की असली आर्ट सिखाई ही नहीं। वो हमेशा उसके अपने वाइल्ड स्टाइल को ही बढ़ावा देता रहा। अब कासिम डेस्परेट और होपलेस हालत में है। हाथ पैर मारकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। हमारा लड़का एक और पंच से उसकी दुनिया हिला देता है और ये देख कासिम का कोच अंदर से जल उठता है। वो इनकॉम्पिटेंट कोच जो कासिम की तेज राइज से इतना अंधा हो गया था कि उसने उसे बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं दी। एक पल के लिए वो हार मानने का सोचता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अगर कासिम पूरी ताकत से लड़े तो शायद कुछ बदल सके। वो चाहता है कि कासिम कम से कम एक राउंड एंड्योर करे, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं, क्योंकि ये स्कैर्डी कैट तो पहले ही रिंग से भागने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एक कमजोर फाइटर की तरह। रेफरी तक स्टन्ड है। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कोच उसके सामने आकर उसे डांटता है। कासिम फट पड़ता है, चिल्लाकर कहता है कि वो पागल है, लेकिन इतना भी पागल नहीं कि तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से लड़े। उसकी फाइटिंग करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कोच गुस्से से कांप रहा है, क्योंकि कासिम ने इतने समय तक इस एलीट स्पोर्ट को सिर्फ एक गेम समझा। वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कासिम दर्द से सिर झुका लेता है। कोच कहता है कि मान लो वायु दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, तो क्या हुआ? ये बेवकूफी है ये मान लेना कि तुम सिर्फ कमजोर ओपोनेंट से ही लड़ोगे। सच कहूं तो इस स्पीच के बाद कोच के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो इस नाइफ क्राइबेबी को एक असली बॉक्सर की स्पिरिट पहनाने की कोशिश कर रहा है। तभी कासिम को अपने ही बोले हुए शब्द याद आते हैं। हजारों आंखें उसे घूर रही हैं और वो शब्द अब उसे हॉन्ट करने लगते हैं। उसने सोचा था कि थोड़ा मजा लेकर वो चैंपियनशिप टाइटल जीत लेगा, लेकिन अब जेम्स के शब्द उसकी आत्मा से चिपक गए हैं।
डर की तरह, और वो अंदर तक कांप उठता है।